पहलगाम टेरर अटैक डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसकी ज्योग्राफी, क्योंकि अब तक आपने सब कुछ ऑलमोस्ट देख ही लिया होगा टीवी न्यूज़ में। मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ज्योग्राफी बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत कम लोगों ने बताया है और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी से ही ये डिसाइड होगा कि ये इतना मतलब इतना बड़ा अटैक हुआ, स्टिल कोई वहाँ पर इतनी जल्दी क्यों नहीं पहुँचा। तो ये है जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बँट गया है। तो ये है जम्मू कश्मीर। ये है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी या इंडिया का एक्चुअल कंट्रोल है। और ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब इतना कश्मीर जो है वो पाकिस्तान इल्लीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है? अब क्या होता है कि ये जो एलओसी है ये शिमला शिमला एग्रीमेंट में, ये अब आगे डिस्कस करेंगे। शिमला एग्रीमेंट में लाइन डिसाइड होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और अ, और ये एरिया है पहलगाम, जहाँ पर अटैक हुआ है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर का ये लोकेशन डिटेल में। ये है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसका साउथ वाला पार्ट है जम्मू और नॉर्थ वाला पार्ट है कश्मीर, ठीक है? अब ये जो जगह थी पहलगाम, इससे कुछ 6 किलोमीटर दूर पे पड़ती है बैसारन वैली, जहाँ पर ये अटैक हुआ। समझना, पहलगाम जो अटैक हुआ है एक्चुअली वो हुआ है बैसारन वैली पर। और इसके थोड़ा सा आगे पड़ता है अमरनाथ केव। अमरनाथ केव, जो अमरनाथ यात्रा जो जून से स्टार्ट होने वाली है, एक्चुअली टेरर का सीधे लिंक किया जा रहा है उसी से। आतंकवादियों ने क्यों अटैक किया? क्योंकि इस पे, ताकि लोग यहाँ श्रद्धालु पूरे देश से, ऑल ओवर इंडिया से लोग अमरनाथ यात्रा करने ना पहुंच पाए। और ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी हुआ करता है, जो बैसारन वैली है और जो पहलगाम वाला एरिया है वो इसका बेस कैंप हुआ करता है। इसलिए यहाँ पर अटैक किया गया, ताकि यात्री डर जाएं और यहाँ पर ना आए और धीरे धीरे डिवाइड क्रिएट होता जाए। अब बाकी एरिया देख लेते हैं जो ज़्यादातर चर्चित रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है, बट थैंक्स टू इंडियन आर्मी जो पूरा संभाल लेती है। तो ये बारामूला, जहाँ पर आए दिन आप कुछ ना कुछ सुनते रहते हो। पुलवामा में हमने देखा ही था इंडियन आर्मी पर कितना बड़ा अटैक हुआ। यह अनंतनाग, एक्चुअली ये वाला जो एरिया है पहलगाम ना, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पे ही आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसका नदर्न पार्ट जो है वो है पहलगाम, और उसके जस्ट 6 किलोमीटर दूर पे पड़ जाएगा क्या, वैली पड़ जाएगी, ठीक है? अब ये वाला अब ये एरिया देखते जाओ। ये है उधमपुर, ये है डोडा, ये है किश्तवाड़, ये है राजौरी, ये सब एरिया, ये है उरी। ये सब एरिया पे आए दिन आतंकवादी हमला होता रहता है, बट इंडियन आर्मी जस्ट इसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जस्ट ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए जो दबिश दी जा रही है पुलिस के थ्रू, आर्मी के थ्रू, यहाँ पर एक हमारे जवान शहीद हो गए हैं लड़ते हुए। अब ये एरिया क्लियर हो गया ना, ये कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। अब चलते हैं अटैक पर। तो अटैक होता है वैसारन वैली पर। अब ये वैली जो है, ये चारों तरफ से पाइन फॉरेस्ट से घिरी हुई है। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है किसका, पाइन ट्रीज का। तो ये एरिया ऑलरेडी किससे सेक्लूडेड हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है लोगों की पहुंच से। लोगों की पहुंच मतलब मिलिट्री की पहुंच से, है ना? और ये एरिया केवल और केवल ट्रैकिंग से, मतलब पैदल जाके या घोड़ों के थ्रू, मतलब ये पोनी, जो छोटे 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 हॉर्स होते हैं, उनकी सवारी करके ही पहुंचा जाता है। तो इस एरिया को आतंकवादियों ने इसलिए चुना। पहली बात तो ये अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप आगे चल के बनता, इसलिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मिलिट्री इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाती, इसलिए। और जो अटैक था ना, वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक था। सोफिस्टिकेटेड अटैक का मतलब ये हुआ कि जो जिन लोगों पर अटैक हुआ, जिन लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, वो उन्होंने ये कहा कि ये जो आए, ये जो आतंकवादी आए, वो पूरे मिलिट्री वाले अटायर में आए। तो शुरू में इन लोगों ने पहचान ही नहीं पाया। इन लोगों को लगा ये नॉर्मल मिलिट्री ड्रिल है, मतलब मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है। बाद में जब गोलियाँ इन पर खुद पे लगने लगी, तब इन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली आतंकवादी हैं। और कई लोगों ने तो ये तक बताया कि इनकी हेलमेट्स में कैमरे लगे हुए थे, जिससे ये पूरा का पूरा जो सीन था उसको फ़िल्म कर रहे थे। अब वैली में बहुत सारे कपल्स थे जो गर्मी एन्जॉय कर रहे थे वैलीज़ पर। तो कुछ कपल्स थे, कुछ यंग कपल्स थे, कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आए हुए थे। उसमें हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी, जैसे कि ये हैं विनय नरवाल, जो नेवी के ऑफिसर थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। इनके आँखों के सामने इनके पति को मार दिया है। हमने ये बहुत ब्रुटैलिटी से मारते देखा। देन ये सैयद आदिल हुसैन, जो एक हॉर्समैन थे, जो तब मर गए जब वो अपने जो उनके घोड़ों पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे, उनको बचाते हुए इन्होंने आतंकवादी से गन छीनने की कोशिश की, और आतंकवादी इन्हें ही मार दिए। ये केवल एक मुस्लिम है जो इस पूरे अटैक में मारे गए हैं, अदरवाइज सारे के सारे हिंदू थे। मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा, है ना? ये हैं बितिन अधिकारी, जो वेस्ट बंगाल से थे। देन मनीष रंजन की आप स्टोरी सुने हो, जो सीनियर हाईवे ऑफिसर थे, उनके फैमिली के सामने उनको मार दिया गया। देन ये कर्नाटक के कपल थे, ये अंकल को उनके सामने मार दिया गया। आंटी कहती कहती रह गई कि मुझे भी मार दो, बट उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये देखो, ये टोटल के टोटल जितने लोगों को मारा गया, सारे मेल को मारा गया है। तो रिपोर्ट्स की अगर माने तो मेल मारने के पीछे की साइकोलॉजी ये बताई जा रही है
कि अगर एक फैमिली में मेल को मारा जाता है, तो जो मेल को मारने में जो सेंस ऑफ फियर है ना, वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आदमी के मारने से घर ज़्यादा बुरी तरीके से टूटता है। ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा साइकोलॉजी में आ रहा है कि मेल को मारने का मतलब ये है दहशत को ज़्यादा फैलाना। और बहुत ही टारगेटेड किलिंग की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा ऑन पेपर डॉक्यूमेंट लोगों की आप बीती है कि किसी का पैंट उतार के मारा गया, मतलब चेक करके मारा गया हिंदू है कि नहीं, किसी की आईडी चेक करके मारा गया हिंदू के नहीं। टारगेटेड बेसिकली किलिंग हुई है। और या ये दूसरे तरीके से ये कह लो कि हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस पैदा करने के लिए इतना टारगेटेड किलिंग की गई है, क्योंकि ये सगे किसी के नहीं है। मारा तो इसे भी गया है ना, जब ये इनका विरोध किया तो मारा तो इसे भी गया है, क्योंकि ये मुस्लिम था। हालांकि मैं ये आगे डिस्कस करूंगा। तो देखो, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे, इंदौर में थे, पहलगाम से थे ये सैयद आदिल हुसैन, देन मुंबई से थे, हरियाणा से थे, आपके कोलकाता से थे, नेपाल से थे, मुंबई से थे, गुजरात, विशाखापट्टनम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया से लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर। बेसिकली मारने का यही रीज़न था, ताकि लोगों के अंदर डर बैठे और लोग पूरे इंडिया से बेस्ट, इंडिया का जो बेस्ट पार्ट है, जो इंडिया की बेस्ट ब्यूटी है, वहाँ वहाँ पर आना बंद करें और धीरे धीरे डिवाइड क्रिएट होता जाए। यही डर बनाने का था इनका मोटिव। अब इस टेरर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया है? इस टेरर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है द रेजिस्टेंट फ्रंट। अब ये द रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये एक्चुअली लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। ऑफशूट मतलब उनकी एक ब्रांच है जो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? द रेजिस्टेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ठीक है। और लश्कर तैयबा क्या है? एक्चुअली देखो, नाम इनका लश्कर तैयबा है और इसका ओरिजिनल मतलब है ना, इसका है आर्मी ऑफ गुड। काम कुछ नहीं करना है, लेकिन नाम रखा है आर्मी ऑफ गुड। सॉरी, काम कुछ नहीं करना, काम तो ये अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, पर वो काम घटिया काम है ना। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 4 लोगों की फ़ोटो रिलीज़ कर दी गई है, 4 आतंकवादियों की फ़ोटो रिलीज़ कर दी गई है। इनमें से कुछ लोगों के घर भी गिरा दिए गए हैं और ये 3 स्केच रिलीज़ हुए हैं, जिसमें से पहला आतंकवादी है हासिम मूसा, दूसरा है अली भाई, तीसरा है आदिल हुसैन। इस आदिल हुसैन को इससे कन्फ्यूज़ मत करना। जहाँ ये सिंबल है इंसानियत का, वहीं ये आदमी सिंबल है हैवानियत का, ठीक है? तो ये दोनों को ये माना जा रहा है, इंटेल ये है इंडिया के पास, इंटेल ये है कि ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तानी नेशनल के हैं। मतलब ये पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं। और ये है लोकल। ये गया 2018 में स्टूडेंट वीज़ा में, कहाँ? ये गया पाकिस्तान। देन वहाँ से ट्रेनिंग लेके 2020 में लौटा और उसके बाद से जितना भी इन लोगों को गाइड किया है, क्योंकि लोकल जब तक गाइड नहीं करेगा तब तक ऐसे टेरेन, ऐसी जगह पे पहुँच ही नहीं सकते। इतना आइडिया होना कि लोग कहाँ पर रहेंगे, और एग्जैक्टली लोकेशन क्या रहेगी, कैसे लोग रहेंगे, तो ये कौन बताएगा? ये बेसिकली लोकल्स ही बताएगा ना। तो ये आदमी लोकल है। और जो ये दूसरा है हासिम मूसा, ये काफ़ी ट्रेंड इनका ऑफिसर माना जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है इन पूरे ग्रुप में। इसने एक्चुअली ये बहुत सीनियर है सब। ये इंटेल है हमारे पास, ये इंडिया के पास। देन आगे मूव करते हैं। एक तरफ हमने तस्वीर देख ली, टारगेटेड हिंदूज़ को मारा गया है। दूसरी तरफ हमें ये तस्वीर भी देखनी पड़ेगी जहाँ मुस्लिम्स ने हिंदुओं का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ये तस्वीर देखनी इसलिए ज़रूरी है, वरना हमारे बीच में डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा और जो वो करने आए थे, जो आतंकवादी करने आए थे, वो अपने मंसूबे पे हमेशा कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हमें ये तस्वीर भी देखनी पड़ेगी। ये है फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर। ये कहते हैं कि डोंट लेट पाकिस्तान विन। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि नफरत को जीतने मत दो, क्योंकि पाकिस्तान वही फैलाने आया था और हमने वही किया कि हमने ये बोला कि टारगेट हिंदूज की किलिंग हुई, इसमें तो नो डाउट है, मैं भी हिंदू हूँ। मुझे भी इस बात का दुख है कि केवल हिंदूज को मारा गया है। पर दूसरी तरफ ये हमें तस्वीर देखनी पड़ेगी। ये हैं हॉकर हैं वहाँ के, और इनका नाम है साजिद अहमद भट्ट। इन्होंने क्या किया, लोगों को अपने कंधे में बिठाल के उस जगह से निकाला गया जहाँ पर अटैक किया गया, जहाँ टेरर अटैक किया गया है, उस वैली से निकाल के ये अपने कई लोगों को ये अपने कंधे में बिठाल के लेके आए। देन वहाँ का जो न्यूज़पेपर था उसे पूरा ब्लैक कर दिया गया, उसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कर दिया गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट था, जो टेररिज्म एक्ट था उसके अगेंस्ट, ये दिखाने के लिए। देन ये आदमी की कहानी तो आप लोगों ने अभी तक सुनी ली होगी। ये इन्होंने क्या किया है, 11 लोगों को जान बचाई है। और ये जो सैयद आदिल हुसैन है, ये उनके भाई हैं। ये सैयद आदिल हुसैन के एक्चुअली भाई हैं, जो जिनकी मौत हो गई है ना। तो ये छत्तीसगढ़ की 11 फैमिली को ये इन्होंने अकेले बचाया है। एक्चुअली ये उनकी फैमिली को पहले से जानते थे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आते जाते थे, अपना जो भी व्यापार का काम रहता था, ये वहाँ जाया करते थे। तो ये वहाँ उन फैमिली से मिल के, अग्रवाल कोई फैमिली थी शायद, उससे मिल के इन लोगों ने वहाँ, जब उन्होंने कॉल किया तो ये आदमी ने 11 लोगों को बचाया, और जबकि वो हिंदू थे। फिर उन्होंने ये बताया कि इनकी वजह से आज हम सब सेफ हैं। तो बस मेरे बताने का मतलब ये है कि एक तस्वीर हमने वो देखी, दूसरी तस्वीर हमें ये देखनी पड़ेगी। माना एक रिलीजन को टारगेट किया गया है, लेकिन सेम रिलीजन ने के कारण जो 26 कैजुअलिटी
कहीं जाके 30-50 कैजुअलिटी हो जाती है अगर ये कश्मीरीज़ जो थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने हम लोगों की प्रोटेक्शन की नहीं होती, मतलब हिंदुओं की प्रोटेक्शन की नहीं होती। मैं कुछ वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ शेयर करता हूँ आपको। देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा बचा। तो बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान हैं, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। जब ये 22 तारीख से हुआ है ना, तब से कश्मीरी लोग हर टूरिस्ट के पीछे एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। भारत देश में किधर भी जाओ हम फ्री में छोड़ेंगे। हमारे होटल्स वालों ने तो लंच डिनर सब फ्री रखा, आपको होटल्स में रहना है। ये बहुत बड़ी चीज है, वो रिस्पेक्टेड चीज है, उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। और कश्मीरी लोग जो है बहुत अच्छे हैं, इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगा। दिल से बोल रहे हैं ना, आपकी डरे हुए हैं। मैं खुद गाड़ी से उतर के यहाँ पे आई हूँ। जाते जाते अच्छा बोल के ही जाना है, जो दिल में है बता रही हो, डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सब एक है और एक ही रहना है। अब कम्युनल एंगल जो दिया जा रहा है कि अब मुसलमानों को टारगेट किया जाए, देश के अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, क्या ये सही है? टारगेट तो किसी को भी किया नहीं जाना चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता, और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला, करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए डिग्री कॉलेज में डिग्री कॉलेज जो है अपनी असातिज़ा के साथ अब हम इंडिया का मूव देखते हैं। इंडिया का मूव एक्चुअली ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं और हाई लेवल मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में पाँच पॉइंट बेसिकली डिसाइड किया जाता है। तो पहले पॉइंट पे ये डिसाइड होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया जाता है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? देखो, इंडस वाटर ट्रीटी एक्चुअली क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में एक समझौता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये समझौता को पूरा किसने किया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुई थी, मीडिएटर का उसने काम किया था। तो इसमें क्या है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऊपर की जो 3 रिवर है ना, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये 3 रिवर जो हैं, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। और जब इंडिया पानी यूज़ करेगा 20%, तो इंडिया इस पे डैम और कैनाल स्टोर नहीं कर सकता इस पानी को, केवल और केवल इसका रन ऑफ यूज़ करेगा, मतलब बहते पानी को यूज़ करेगा ना। और नीचे की जो 3 रिवर है, रावी, ब्यास, सतलुज, इन 3 में 100% किसका हक है? इसमें 100% इंडिया का हक है, ठीक है? तो लेकिन यही एक प्रॉब्लम है, अगर इसमें एक बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने पानी रोक लिया, एक्चुअली हमने पानी रोक ही दिया है। ये पानी रोकने के बाद की तस्वीरें हैं, ये पानी के रोकने के बाद की तस्वीरें हैं, देखो। तो हमने पानी रोक दिया है, पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, अच्छा प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ शॉर्ट में कि प्रॉब्लम ये है कि इतना पानी हम कंटेन कहाँ करेंगे, लेकर कहाँ जाएँगे? इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो में पूरा बताऊँगा कि पानी रोकने के बाद क्या रिपरकशन आएँगे। हालाँकि ये मूव बहुत बड़ा मूव है। ये मूव से ये पता चल रहा है कि इंडिया अब डिफेंसिव नहीं खेल रहा है, इंडिया अटैकिंग हो चुका है, ठीक है? इससे ये मैसेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड को, अब हम डिफेंसिव नहीं है कि हम चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे, हमने अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया। पर इसके जो भी रेमिफिकेशंस होंगे, जो भी इसके रिपरकशन होंगे, वो मैं आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं फर्दर डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें चाइना का भी रोल है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब सेकंड इंडिया का मूव है क्या? वाघा अटारी बॉर्डर को शट डाउन कर दिया गया है। ये बॉर्डर एक्चुअली है क्या? ये बॉर्डर है जो लीगल हमारा चैनल है। देखो, इलीगली तो लोग कहीं से भी आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, बॉर्डर के नीचे से आ रहे हैं, पर जो लीगल चैनल है, एक तुमने सुना होगा एक समझौता एक्सप्रेस थी 2019 में जो शायद बंद हुई है,
2019 में शायद ये बंद हो गई है, समझौता एक्सप्रेस, वो इसी चैनल के थ्रू जाती थी। और जितना भी व्यापार होता है ना, ये वाघा अटारी बॉर्डर से ही होता है, जो भी लोग आते हैं जाते हैं लीगली वो इसी से होता है, तो इसको शट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। थर्ड मूव क्या है? थर्ड मूव है ये कि जो शार्क वीज़ा है पाकिस्तान का, वो हमने स्टॉप कर दिया है। अब हम शार्क वीज़ा समझ लेते हैं क्या है। तो शार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक्चुअली ये कुछ देशों का समूह है। ये कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। तो इनका एक ग्रुप है, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। किसके लिए? बहुत सारे ट्रेड के लिए बनाया, बाकी सारे एग्जाम्पशन के लिए बनाया। तो उनमें से एक छूट क्या है कि इन जो भी इन सारे देश के नागरिक होंगे, इनको किसी स्टैंडर्ड वीज़ा की ज़रूरत नहीं है घूमने के लिए। उसमें भी क्राइटेरिया है कि किस-किस टाइप के लोग आ सकते हैं, जैसे बिज़नेसमैन आ सकते हैं, हाई प्रोफाइल लोग आ सकते हैं। तो उनको स्टैंडर्ड वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये केवल और केवल इस एग्जेम्पशन वीज़ा का यूज़ करेंगे और ये इन कंट्रीज़ के थ्रू कहीं भी ट्रैवल करते रहेंगे। तो इंडिया ने ये पाकिस्तान के लिए स्टॉप कर दिया है और 48 घंटे दिए हैं इंडिया खाली करने के लिए। तो आप ये बहुत सारी तस्वीरें देखोगे न्यूज़पेपर में, इंटरनेट में वायरल हो रही हैं। ये सब लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जो इस वीज़ा थे, SVES वीज़ा पे, जो इंडिया पे टिके हुए थे। इन सबकी रवानगी इंडिया ने कर दिया है। भगो सब अपने देश निकलो। इंडिया का फोर्थ मूव है पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या है? ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है जिसका मतलब होता है एन अनवेलकम पर्सन। होता क्या है कि देखो, ये है पाकिस्तान एम्बेसी है। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है? पाकिस्तान ऑफिशियल्स बैठते हैं। कौन बैठता है? डिफेंस एडवाइजरी बैठती है, मिलिट्री के, नेवी के, इन सब के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है? इन सबको कह दिया है कि अब आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं और आप अपने देश जाओ। मतलब कि एक ऐसा लेटर इशू कर दिया है जिसको बोला गया है पर्सोना नॉन ग्राटा। मतलब आप अब अनवेलकम हो, हमारे यहाँ आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मूव है। तो यहाँ पे जो भी ऑफिशियल, बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल हैं, उनको अब ये छोड़ के जाना पड़ेगा एम्बेसी, दिल्ली में जो है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है। पांचवा क्या मूव लिया गया है? पांचवा ये मूव लिया गया है कि जो हाई कमीशन कमीशन की जो स्ट्रेंथ थी, मतलब पाकिस्तान हाई कमीशन की स्ट्रेंथ थी इंडिया में, वो अराउंड 110 थी। इसको घटाकर इंडिया ने कर दिया 30। मतलब ये जब चीज़ें सुधरेंगी, जब ये लोग वापस आएंगे, तो ये 110 के 10 वापस अब नहीं आएंगे। अब केवल 30 मेंबर को यहाँ रहना अलाउड है, ठीक है। तो इनको भी भेज दिया गया है, इनको भी बोला गया तुम भी वापस जाओ। बहुत हुआ भाई। अगर फर्दर इंडिया के मूव की बात करें तो हम ढेर सारे न्यूज़ हम पढ़ ही रहे हैं कि इंडिया ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है, एयरफोर्स ने अपनी अलग मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है, नेवी ने अपना अलग मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है। मतलब मिलिट्री ड्रिल का मतलब ये है कि हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जब हम फाइनली फुल फ्लेजेड वॉर अगर करेंगे, वैसे तो वॉर होगी नहीं फुल फ्लेजेड, पर अगर जो भी एक्शन इंडिया के थ्रू लिया जाता है उसके पहले ड्रिल करनी पड़ती है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इंडिया ने शुरू कर दिया है, ये आपने न्यूज़पेपर में और बहुत सारी जगह देख लिया होगा। अब नापाकिस्तान का मूव देखते हैं, ठीक है। तो नापाकिस्तान का मूव क्या है? वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके इतने फालतू मूव हैं और ये इतने बदतमीज़, इतने जाहिल लोग हैं कि इनकी देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ये है वहाँ के पीएम, जो भी हों, एमसी-बीसी जो भी हो, मुझे नहीं पता ये कौन है, देख लेना जो भी होंगे। इन्होंने क्या कर दिया? शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। हाँ, ये जानने की ज़रूरत है कि शिमला एग्रीमेंट क्या है। तो शिमला एग्रीमेंट जो है वो 1972 में साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हुआ क्या कि 1971 में इंडिया पाक वॉर हुआ, ठीक है। इंडिया पाक वॉर हुआ, जिस वॉर में ऑब्वियस सी बात है इंडिया जीता। और इस वॉर का कंक्लूजन ये निकला कि पहले 1971 से पहले पाकिस्तान दो पार्ट में था। ये कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान, ये कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान, ये कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान। इसके बाद क्या हुआ? इंडिया ने इसको 1972 में लिबरेट कर दिया, आज़ादी दिला दी, ठीक है। 1972 में पीएम कौन थी तब हमारी? पीएम हमारी थी इंदिरा गांधी। तो 1972 में बन गया बांग्लादेश। क्या बन गया? नया कंट्री ने जन्म लिया, बांग्लादेश बन गया। किसकी वजह से? 1971 की वॉर की वजह से। अब इस वॉर के बाद 1972 में एक समझौता हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में। समझौता क्या था? समझौता बेसिकली ये था कि पहले तो एलओसी डिसाइड हो गई। मैंने एलओसी शुरू में दिखाया ना, एलओसी डिसाइड हो गई। और बाद में बात ये हुई कि अब जो भी हमारे बीच में जो भी चैनल्स होंगे वो बायलैटरल टॉक से होंगे। अब हम कोई फाइट नहीं करेंगे, पीस को प्रमोट करेंगे और जो भी कश्मीर का मुद्दा है वो हम आपस में बात करके किसी थर्ड पार्टी की एंट्री के बिना, लाइक यूएन और यूएसए के बिना हम अपने डिस्प्यूट को बात करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? एलओसी डिसाइड हो गई। देन हमने वॉर जीता और पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को बंदी बना लिया। तो उसको छोड़ने की हमने डील साइन की, उनको छोड़ दिया। और बेसिकली ये हुआ कि ये सब चीज़ें हम शांति से करेंगे। पर ये बताओ, कभी पाकिस्तान ने इसको एक्चुअली, आज पाकिस्तान इसको सस्पेंड कर दिया है, इसको शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है, पर कभी तो शांति से इसकी बात ही नहीं हुई।
पाकिस्तान ने कभी शांति से बात ही नहीं की, हमेशा अटैक करवाए, हमेशा आतंकवादी हमले करवाए और आए दिन हम देखते हैं हमारे जवान मारे जाते हैं। किसके? ये बायलैटरल टॉक चल रहा है, ये बायलैटरल टॉक तो नहीं चल रहा है, तो उसने बंद कर दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हाँ, इसके ज़रूर इससे ये फ़र्क पड़ेगा, डिप्लोमैटिक वे में ये फ़र्क पड़ेगा कि अब पाकिस्तान खुलेआम करेगा। क्यों? क्योंकि एलओसी तभी डिसाइड हुई थी और दूसरी बात बायलैटरल टॉक से हुई थी, तो इसको ये अब नहीं मानेगा, तो और ज़्यादा हमले होने की चांसेस हो सकते हैं, एस्केलेट होने की चांसेस हो सकते हैं। हालाँकि इंडिया इसके लिए तैयार है, पर मैं तो मानता हूँ कि पहले कौन सा पाकिस्तान मान रहा था। खैर, अब ये दूसरा आदमी कोई तो होगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ, पता नहीं क्या बक रहा है, देखो क्या बक रहा है। वी विल मेक इंडिया पे, ये इंडिया को बताएंगे। दाल रोटी खाने के इनके पास पैसे नहीं हैं, गरीबी इनके यहाँ चरम सीमा पे पहुँच चुकी है और ये बता रहे हैं कि इंडिया को क्या करेंगे। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ये भी कुछ बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि हाँ, मतलब हमने जो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो बंद कर दी है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। तुम 26 लोगों को, बेकसूर लोगों को मार देते हो, टारगेट किलिंग करवाते हो ताकि इंडिया में डिफरेंस फैले। ये वॉर नहीं है, लेकिन हमने ट्रीटी को उल्लंघन कर दिया या ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दिया, वो वॉर है। फिर ये है बिलाल भुट्टो, इसने जो जहर उगला है, सुन लो, अच्छा वो भी सुन लो। वैसे तो बहुत फालतू चीज़ें हैं, पर इसका जहर भी सुन लो, एटलीस्ट पता तो रहे कि वहाँ के लोग कैसे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। फाइनली ये सारे 5 मूव लेने के बाद इंडिया ऑर्गेनाइज करता है ऑल पार्टी मीट, मतलब जहाँ सारी पार्टी के लीडर, बड़े लीडर, चाहे वो राहुल गांधी हों, फिर यहाँ पे शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो नहीं थे, पर यहाँ पे राजनाथ सिंह थे जिन्होंने इसको प्रेसाइड किया, इस पूरी मीटिंग को प्रेसाइड किया। होम मिनिस्टर अमित शाह थे और बाकी जितने भी अपोजिशन है सबके बड़े अराउंड 15 लीडर आए और ये जो भी फैसले लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू और इसको डिस्कस किया गया और सारे के सारे लीडर 15 के 15 लीडर जो भी थे मेन लीडर, उन्होंने पूरा का पूरा पूरी एक सहमति से इसको पास किया, मतलब जो भी था। और देन डिस्कस किया जो भी हमसे चूक हुई, जैसे कि हमारा इंटेल चूक हुआ, राजनाथ सिंह ने इंटेल चूक के बारे में बताया, जैसे कि पहलगाम वाला जो एरिया था वो जून में खुलना था, है ना, तो वो अभी अप्रैल में ही 20 अप्रैल को ही खुल गया और साथ में खुलने पे इन्फॉर्म किया जाता है। देखो कोई भी एरिया खुलता है ना, ऐसे एरिया में जहाँ पे एस्केलेशन हो सकता है, जहाँ पे लोगों की सेफ्टी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई भी एरिया खोलने से पहले मिलिट्री को इन्फॉर्म करना होता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये एरिया खुल गया पर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई इसके बारे में, एक हमसे ये चूक हुई। दूसरी ये चूक हुई कि 26 लोगों को अंदर घुस के मार दिया गया, वो भी पूरे के पूरे इनोसेंट है। अगर एलओसी पे कोई फाइट होती, मिलिट्री के बीच में होती तो फिर भी समझ में आता, इनोसेंट लोगों को मार दिया गया, तो ये बहुत बड़ा इंटरफेरियल है। ये सब किसने डिस्कस किया? राजनाथ सिंह ने। तो बेसिकली यहाँ पर फिर इसके बाद फाइनली रिजल्ट ये था कि जितने भी मूव लिए गए सबने सबको एक दूसरे को सपोर्ट किया। ये कहलाती है डेमोक्रेसी, है ना, ये होती है डेमोक्रेसी, जब आप अपने डिसीजंस दूसरों की सहमति से लेते हो। पाकिस्तान की तरह नहीं कि पाकिस्तान का तो ऐसा हाल है कि पीएम तो है, अपोजिशन गायब है, सारा अपोजिशन जेल में डाल दिए और पीएम भी कुछ नहीं करता, जो उनका मिलिट्री कमांडर कहता है, जो मिलिट्री सोचती है, जो मिलिट्री चाहती है वही होता है। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये वीडियो पाकिस्तान तक को भेजो और पाकिस्तान को दिखाओ कि देखो डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों से पूछा जाता है, लोगों की सहमति ली जाती है अपने किसी भी एक्शन के लिए। चाहे तो हमारी गवर्नमेंट भी अपोजिशन से नहीं लेती ना, पर ली, सहमति बताई कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सबकी जान में सबकी सहमति से सबके जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबकी रजामंदी होनी चाहिए, है ना। मेरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोगों को जो भी इसके बारे में डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और जिन लोगों की भी ऑफिशियली 26 लोगों की जिन लोगों की भी जान गई है उनके लिए कंडोलेंस। हालांकि अब कंडोलेंस से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा, वरना जब तक हम डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे, शायद एक बार एटलीस्ट डिफेंसिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, ताकि हम बस केवल शोक मनाने के लिए ना रह जाएं, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है, जितने भी निर्दोष लोग थे, हिंदू थे बेसिकली, पर जो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। फाइनली इस वीडियो का यही मैसेज है और कंडोलेंस है, मतलब कंडोलेंस से काम नहीं चलता यार। जिन लोगों के घर में लोग चले गए उनको छोड़ के, उन्हें पता है कि चीज़ें कंडोलेंस से ठीक नहीं होगी, चीज़ें एक्शन लेने से ठीक होगी, एकजुट रहने से, यूनिटी से ठीक होगी। तो होपफुली मेरे वीडियो का मैसेज लोगों तक पहुँचे और जो मैंने बताया वो ठीक लगे तो देख लेना और बाकी जो समझना हो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो ठीक ना लगे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो।